So we are live. So we'll wait for some people to join. आज सर मुंबई में कैसा है माहौल, क्योंकि ये नवरात्रा चल रहा है तो संडे भी है तो मुंबई में तो संडे जैसा ही होता है। आज जैसा संडे है वैसा ही है। जुलूस उलूस तो कुछ यहाँ निकल नहीं रहे हैं इस तरह के जो होते हैं, तो थोड़ा तो शांति है। संडे शांत होता है मुंबई में हमेशा। मुंबई में जब मुझे लगता है जैसा मुंबई में संडे मनाया जाता है ऐसा कहीं नहीं मनाया जाता होगा। अच्छा बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं रोड पर बीच में। अच्छा ये यहीं देखा मैंने। कुछ लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर। लेट्स वेट फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सुन पा रहे हैं हमें, और आप लाइव आए हैं तो प्लीज एक हाई कर दीजिए तो हमें पता चल जाए कि आप हमें सुन पा रहे हैं। अच्छा, लोग सुन पा रहे हैं। हेलो उज्जवल जी कह रहे हैं आपको। हेलो 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 एवरीवन। आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला इस परिचर्चा को सुनने के लिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उज्जवल जी, तो हम शुरू करेंगे जी। तो नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सप्लोरिंग द गोल्ड माइन। सबसे पहले आज आप लोगों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ विजया। और साथ में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी उज्जवल त्रिवेदी जी को। और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बारे में तो कुछ कहना मतलब सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। उज्जवल जी एक जर्नलिस्ट तो है ही, एक पोएट भी है, और साथ में एक थॉट लीडर है जो अपने ओपिनियंस को, अपनी व्यूज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फर्म तरीके से सामने रखते हुए ओपिनियंस उनकी हमेशा चेक्ड होती है, वेरीफाइड होती है कि कुछ भी ओपिनियन कहीं भी रख दिया वैसा उनका ना उनकी नेचर है और ना ही उनका वैसा व्यक्तित्व है। उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और ही नोज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। सो प्लीज वेलकम मिस्टर उज्जवल त्रिवेदी विद अस ऑन एक्सप्लोरिंग द गोल्ड माइन। तो उज्जवल जी, सबसे पहले आपको दर्शक तो सभी जानते हैं। अच्छा, आपके व्यूज ओपिनियंस के बारे में भी हमारे दर्शक जानते हैं, क्योंकि आपका चैनल के थ्रू सब लोगों को आपके बारे में पता चलता रहता है। लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं आपसे आपके बारे में, तो आप अपने बारे में जरा सा बताइए। आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की, आप कहाँ के हैं और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं आज जहाँ आप हैं। सबसे पहले तो वंदना जी के सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ विजया। और वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके दर्शकों से रूबरू हूं। और मैं, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं। मेरा जन्म इंदौर में का है और मेरी परवरिश हुई बरेली, उत्तर प्रदेश में। और 20 साल की उम्र में मैं मुंबई आ गया था। 1999 की बात है। स्कूल से ही मुझे लिखने का बहुत शौक था और मुझे याद है उन दिनों मंडल आयोग आया था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन दिनों आरक्षण को लेकर एक आंदोलन चल रहा था। और मुझे जब पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या मुझे सरकारी स्कूल कॉलेज में आरक्षण का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सरनेम ये है, तो ये इस बात ने मुझे बहुत विचलित कर दिया। और इतना विचलित कर दिया कि मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ अपने स्तर से। मैंने एक लेटर लिखा और वो लेटर लिखकर मैं स्थानीय जो समाचार पत्र था दैनिक जागरण, उनके कार्यालय में देकर आया और उन्होंने उसको भारी प्रशंसा की। उन्होंने कहा ये
कक्षा 8-9 में पढ़ने वाला छात्र है ये और इतना लिख रहा है, इसको उन्होंने प्रकाशित जी कर दिया। तो वो शायद मेरा पहला कुछ रहा होगा जो प्रकाशित हुआ। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हम कुछ भी कहना चाहते हैं तो अगर हम उसे लिखकर बता सकते हैं, और पढ़ने वालों ने कहा कि आपने ठीक ठाक ही लिख लिया था अपनी उम्र के हिसाब से। उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया, और मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते गए जो मुझे बताते गए कि जो आप लिख रहे हैं वो कहाँ छप सकता है। तो मैं उस समय देश भर के सारे ही समाचार पत्रों में वो भेजा करता था, कुछ न्यूज एजेंसीज हुआ करती थी उस समय। मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था, लेकिन मेरा शौक पूरा हो जाता था। मैंने लिखना शुरू किया, मैं लिखता रहता था, अलग अलग मुद्दों पर लिखता था, सामाजिक इश्यूज पे लिखता था। और जी करते करते स्कूल कॉलेज खत्म हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि आगे क्या करना है। तो मैंने कहा मुझे पत्रकार बनना है। और 90 के दशक में अगर आप किसी से ये कहें कि आपको पत्रकार बनना है, तो उस वक्त पत्रकार की छवि ये होती थी कि पत्रकारों की हालत बहुत खराब रहती थी, क्योंकि तब टीवी और ये चैनल और ये सब इतना था नहीं। जी अखबारों में जी काम करते थे, तो हालांकि विरोध हुआ कि आप ये काम मत करिए, कुछ अच्छा काम करिए जिससे ज्यादा पैसे जी आए। मैंने कहा भाई मैं और कुछ नहीं कर बिल्कुल। पाऊंगा, मुझे यही करना आता है। इसी हम्म। दौरान मैं अपने शहर बरेली से दिल्ली आया। वहां पर मैंने एक कहीं कुछ एक कोई क्रैश कोर्स चल रहा था, वो कर लिया। उसका सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, कुछ 10-5 दिन में तब गया आपकी वहां मुझे। पढ़ाई पूरी हो गई थी सर, सॉरी जी हाँ, इंटरप्ट किया, ग्रेजुएट, तब हाँ आपकी पढ़ाई ग्रेजुएट हो ग्रेजुएट गया हो था गया मैं, था आपका? बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो जी। 12th तक तो मेरे पास साइंस रहा। 10th ओ अच्छा। 12th तक साइंस रहा। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा साइंस में कोई रुचि नहीं थी, मैं फिजिक्स मैथमेटिक्स और इस सब में कोई इंटरेस्ट था नहीं, मुझे इतिहास और इस सब में इंटरेस्ट आता था, कहानियों में, हम्म। लिखने में। बेसिकली मैं मतलब लिखना पढ़ना वो शौक था शुरू से। मैंने उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, और उसके बाद मैं जी 99 की शुरुआत में दिल्ली आया। दिल्ली में एक कहीं कुछ किसी जगह पर एक इंस्टीट्यूट चला करता था, वहां मैं 10-5 दिन गया कुछ अटेंड करने। वहां भी कुछ बातें हम्म। समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन वहां से ये समझ में आया कि अब जो नई विधा है वो है टेलीविजन। अच्छा। और किसी तरह मैं जी न्यूज के, मैं 99 जुलाई की बात कर रहा हूं, मैं किसी तरह जी न्यूज नोएडा फिल्म सिटी में पहुंच गया, हम्म। और वहां पर मैंने इंटर्नशिप के लिए वहां पे अपना आवेदन दे दिया कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। मुझे इतना पता जी। चल गया था कि इंटर्नशिप अगर मैं कर लूंगा तो मुझे टीवी कैसे काम करता है ये पता लग जाएगा। उस हम्म। एक महीने की मुझे अभी भी डेट याद है, 7 जुलाई 1999 का दिन था वो, ठीक। और मुझे एक महीने की इंटर्नशिप ऑफर हो गई जी न्यूज में। ओके। रात में रहना होता था जी न्यूज में, और उस वक्त बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स नहीं थे। ये वो दौर था जब सहारा नहीं था, सहारा समय जो ये सहारा चैनल है वो भी नहीं हम्म। था। उस वक्त आज तक ओके। भी नहीं होता था। एनडीटीवी भी हम्म। स्टार न्यूज के साथ था, तो स्टार न्यूज अलग से एग्जिस्ट नहीं करता था, एनडीटीवी ही स्टार के लिए प्रोग्राम बनाता था। तो जी ओके। न्यूज का काफी बोलबाला था उस वक्त हिंदी न्यूज चैनल्स में, एक अकेला ही आप कह सकते हैं था। और हम्म। उस वक्त इंडिया टीवी वगैरह कोई नहीं होता, कोई, जितने चैनल आप अभी देखते हैं कोई नहीं थे ये। तो 99 हम्म। में जब मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की, उसके बाद मैं वापस अपने शहर बरेली आ गया, और लगा कि इंटर्नशिप तो हो गई, नौकरी मिली नहीं, अब क्या किया जाए। बरेली में भी कोई टीवी चैनल तो नहीं है उस वक्त, तो लोकल केबल भी शायद नहीं हुआ करता था। उसके बाद मैं 99 में, मुझे अपनी आवाज का इको सुनाई दे रहा है। नहीं, मुझे आपकी आवाज ठीक सुनाई दे रही है सर। अच्छा, तो 99 के बाद 99 के एंड में मैंने फैसला किया कि मुझे मुंबई आना है। मुझे लगा, मुझे दिल्ली असल में रास नहीं आया था। मैं उन दिनों आंखों देखी और इन सब ये सारे जो शोज बना करते थे, वहां भी मैंने बड़े हम्म। जूते घिसे, और मैंने कहा भाई मुझे काम दे दो, मैं लिखना चाहता हूँ, पैसे की बात नहीं है। लेकिन मुझे कहीं काम हम्म। नहीं मिला। मैं 99 जी। में के एंड में दिसंबर में मुंबई आ गया, और यहाँ पर हम्म। कुछ समय मैंने एक टीवी सीरियल में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, एक डायरेक्टर साहब के अच्छा। साथ। और जी। फिर वहां भी मुझे सुकून नहीं मिला, तो मैं वहां भी काम हम्म। छोड़ दिया। और उसके बाद मैं, एक यहाँ पे लोकल चैनल हुआ करता था इन मुंबई, हिंदुजा, हिंदुजा, जो हिंदुजा अपने उद्योगपति ब्रदर्स हैं, हिंदुजा ब्रदर्स, उनका था। तो वहां पे मैंने अपना काम शुरू किया, वहां मुझे मौका मिल गया काम करने का। और वहां पर मैंने जी। सब कुछ सीखा जर्नलिज्म से रिलेटेड। अगर मैंने सब कुछ कहीं सीखा तो वो इन मुंबई में सीखा। कैसे खबर लिखी जाती है, कैसे खबर पेश की जाती है, वॉइस ओवर्स कैसे होते हैं, एडिट कैसे होता है, बुलेटिन कैसे बनता है। वहां 2 साल मैंने काम किया। नाइट शिफ्ट में मुझे काम मिला था, दिन में काम नहीं करना होता, रात में, पूरी रात हम्म। वहां हिंदी के बुलेटिन बनाना। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला जी न्यूज में। वो मेरी सैटेलाइट टेलीविजन में शुरुआत हुई मुंबई। जी न्यूज में मैंने काम किया, फिर एनडीटीवी, फिर स्टार न्यूज, फिर एक एक वक्त आया 2007 के बाद। ये सब में 5-7 साल निकल गए।
और फिर 2007 के एंड में मुझे कहा गया कि आपको E24 लॉन्च करना है, तो E24 लॉन्च किया। बॉलीवुड चैनल था, पहली बार ऐसा हो रहा था कि बॉलीवुड का 24 घंटे का न्यूज चैनल लॉन्च होने वाला था, तो बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त तो एक आध खबरें चला करती थी बॉलीवुड की। इससे पहले मैं 2004 में जब था स्टार न्यूज में, तो सास बहू और साजिश जो भी एबीपी न्यूज पर आता है, तो उसकी भी लॉन्चिंग टीम का मैं सदस्य रहा। वहां हम 3 लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर ये शो लॉन्च किया था। अभी भी पुराने लोग वहां पर हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मुझे मौके मिले इस पूरी जर्नी में कि बहुत कुछ जो टेलीविजन इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रहा था, उदय शंकर जी के साथ भी काम किया, संजय पुगलिया के साथ भी काम किया, मिलिंद खांडेकर के साथ भी काम किया, विनोद कापड़ी के साथ भी काम किया। ये सभी लोग न्यूज के दिग्गज रहे हैं, इन सबसे मार्गदर्शन मिलता रहा। अभी भी सबके संपर्क में हूँ और उन्हें हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। तो सिखाने वाले लोग मिलते रहे, मैं सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। E24 मैंने लॉन्च किया 2008 में, 3 साल E24 में काम किया। ये अनुभव लिया कि बॉलीवुड का न्यूज चैनल कैसे चलाया जाता है। फिर मैं जूम आ गया, जूम में मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, टेलीटॉक इंडिया। और फिर जूम में भी 4-5 साल काम करके फिर मैंने रेडियो का रुख किया। तो 2 साल मैंने बिग FM में काम किया एज एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर। और उसके बाद में कुछ समय के लिए यूसी ब्राउजर से भी एसोसिएटेड था, जहां पर मैं उनके एंटरटेनमेंट टाइप्स वगैरह देख रहा था। और फिर इसी लॉकडाउन के दौरान मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना अपना ही कुछ शुरू किया जाए। 20 साल हो गए थे ये सब करते हुए, तो फिर मैंने अपना कुछ शुरू किया। और चैनल आपने शुरू किया है, ये अभी आपने लॉकडाउन के वक्त? मैं बताता हूँ आपको, हाँ बताता हूँ। सो जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो 2011 में मैंने शुरू किया था। और 2011 में मैंने उस वक्त जो मेरे कुछ इंटरव्यूज थे, मैं एक्चुअली इस YouTube चैनल को अपने वीडियो डंप के तौर पे यूज करता था कि इन वीडियोस को कहाँ रखूं, चलो YouTube पे डाल देते हैं। मुझे घूमने का भी बहुत शौक है, तो जहां भी कहीं बाहर इधर उधर घूमने जाता था देश के बाहर, तो उसके वीडियोस भी वहीं डाल देता था कि कहाँ सेव करो, YouTube पे डाल दो। तो वो ऐसे था। फिर मुझे पोएट्री का शौक हुआ। हाँ जी, कि सेफ है, पड़े हैं। बस हाँ, तो अगर आप मेरे YouTube की डेट देखना चाहते हैं तो 3 जून 2011 डेट है। 3 जून 2011 को मैंने YouTube चैनल शुरू किया था, जिसको मैं अपने पर्सनल वीडियो डंप के तौर पे यूज कर रहा था। फिर मुझे पोएट्री का भी बीच में शौक हुआ। हालांकि पोएट्री का शौक मुझे पहले भी रहा है, लेकिन बीच में लिखना बंद कर दिया था। फिर 2017 के आसपास मुझे पोएट्री का शौक हुआ, तो मैंने खामोश ख्याल के नाम से बहुत सारे पोएट्री लिखी। और मैंने फिर उसके वीडियोस भी बनाकर 2017 में वो भी डाल दिए बहुत सारे। उस वक्त लोगों को पसंद आए थे, लोगों ने कुछ देखे कुछ नहीं देखे, तो ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान मई मंथ की बात है, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु तो 14 जून को हुई है, लेकिन उससे ठीक 1 महीना पहले 14 मई को मुझे लगा कि मुझे इसी को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो मैंने कहा यूट्यूब चैनल तो अपना पहले से है, लोगों ने कहा भाई फेसबुक पेज भी होना चाहिए। तो मैंने 14 मई 2020 को अपना एक फेसबुक पेज शुरू किया, और इसी दिन 14 मई को अपनी एक वेबसाइट शुरू की, ujjaltrivedi.com। मैंने कहा भाई इस पे मैं पॉडकास्ट करूंगा और अपने ब्लॉग्स लिखूंगा, क्योंकि लिखने पढ़ने का शौक रहा है। तो बस ये सब शुरुआत हुई 14 मई को, और मैंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो उस वक्त भी कोई नहीं उठा रहा था। बहुत से ऐसे मुद्दे रहे, जैसे पाताल लोक का एक इशू था। वहाँ गोरखा समुदाय ने बहुत विरोध किया था, नेपाली शब्द का एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। तो उस वक्त गोरखा समुदाय को कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था, मैंने उस पर भी शो किया। बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए मैंने। OTT पे सेंसर बोर्ड होना चाहिए, इस पर मैंने बात की। बहुत से वैसे पाताल लोक में बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को काम मिल गया था एज एक्टर्स, तो एक्टर लॉबी बड़ी परेशान हो गई थी। वो लोग कह रहे थे आप हमारे लिए कुछ करिए, तो उनके लिए मैंने शोज बनाए, और उस वक्त भी लोगों ने पसंद किया। लेकिन लोगों ने शायद मुझे ज्यादा देखना तब शुरू किया जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत पे बोलना शुरू किया, और वो भी एक इत्तेफाक था। असल में 13 जून को मुझे एक फोन आया, एक हमारे एक्टर फ्रेंड हैं पवन महेंद्रू, उनको पता है कि मैं फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू करता रहा हूँ और मेरे पास सबके नंबर होते ही हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास सुशांत का नया नंबर है क्या? मैं उनके साथ पवित्र रिश्ता में काम करता था, बहुत सालों से बात नहीं हुई है, उनकी मुझे बड़ी याद आ रही है। आज 13 जून की बात है, दोपहर 13 जून, एक दिन पहले की बात। जी जी। ओह गॉड। 13 जून को जब उनका फोन आया, तो मैंने कहा मेरे पास भी उनका नया नंबर नहीं है। हालांकि मैं सुशांत से लास्ट जो मिला था वो शायद 2019 की जन्माष्टमी वाले दिन मिला था। उनका छिछोरे फिल्म का प्रमोशन हो रहा था, तब मैं उनसे लास्ट मिला था। मैंने कहा भाई मेरे पास उनका नया नंबर नहीं है, मैं लेकर आपको देता हूँ। ये मेरी बात हुई पवन महेंद्रू से 13 जून को दोपहर में। 14 जून की दोपहर उनका वापस फोन आ रहा था। मैं टीवी नहीं देख रहा था, मैं कहीं कुछ काम कर रहा था शायद, या शायद खाना खा रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उनका फोन आ रहा था, मैंने वो फोन ये सोचते हुए उठाया कि पवन जी अब मुझसे फिर नंबर मांगेंगे सुशांत का, और मेरे पास उसका नया नंबर नहीं है।
तो मैंने ऐसे सोचते हुए फोन उठाया, मैंने कहा पवन जी, उधर से वो एकदम चिल्ला रहे थे, अरे टीवी ऑन कर, सुशांत ने क्या कर लिया। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं सुशांत का नंबर इनको देता हूं। आप सोचिए मेरा माइंडसेट, ये कि उन्होंने कल मुझसे नंबर मांगा है, मैं देता हूं, अरे मैं ले नहीं पाया, अच्छा मैं पूछता हूं। मैं इस सोच से फोन उठा रहा हूं, सामने से आवाज आती है कि ये हो गया। मैं हैरान, मैंने टीवी ऑन किया और उसी दिन मैंने तुरंत टीवी देखा। मैं भी हैरान रह गया, मैं भी बहुत परेशान हुआ उसके बाद। और उसके बाद मैंने फिर सीधा पवन महेंद्र को फोन किया। मैंने कहा पवन जी, मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है, क्योंकि अब आप कुछ उनकी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। That was the first story I did on सुशांत सिंह राजपूत on the very same day, 14 जून दोपहर 2 बजे या 2:30 बजे मैंने पवन महेंद्रू के साथ एक इंटरव्यू किया, जैसे आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं ऐसे ही। वो मैंने अपने YouTube पे और उस पे डाल दिया। उसके बाद काफी लोगों के मुझे फोन आए, फिर लोगों ने कहा कि भाई इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हो, आप बताओ। करते करते मुझे लगा कि हाँ, जिस कंटेंट की लोगों को जरूरत है, नहीं मिल रहा है, मैं कर सकता हूँ। मैं करता गया, रिस्पॉन्स आता गया, मैं करता गया। सो उसके बाद की बातें तो लोगों को पता ही है, इससे पहले की नहीं पता थी, मैंने आपको बता दी अभी। जी सर। तो सर, क्योंकि आपने सुशांत का केस की बात छेड़ी है, तो आपको ये कहना चाहूंगी कि जब मैं अपने आप को 14 जून की दोपहर में खड़ी पाती हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस दिन चीजें शायद बहुत सिंपल थी और जैसे बहुत क्लियर थी कि हाँ, शायद ये हुआ होगा, चाहे वो हुआ होगा। तो इधर इट कुड बी अ मर्डर। मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैंने वो देखा और वो कोई वहां पर एक इंटरव्यू चल रहा था टीवी पर, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो मुझे हैरानी तो हुई कि सुसाइड क्यों करेंगे, क्या रीजन है। पर उन्होंने जैसे कहा तो मुझे लगा कि शायद ये प्रूव हो गया होगा कि उन्होंने सुसाइड किया है। कोई आप होता है ना, आप जब खबर एकदम देखते हैं ना, तो आपको आप समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। वो तो फिर जब इन डिटेल में गया, मतलब आप उस समय तो डिटेल में नहीं जाते ना, आप तो टीवी ऑन करके खबर देखते हैं। वो जो एंकर कह रहा है या जो बाइट सुनाई दे रही है, वो यही थी कि ऐसा हो गया है, शायद हो गया होगा। हालांकि हैरानी हुई, लेकिन मुझे लगा कि ये जब कह रहे हैं इतने दावे के साथ, मतलब प्रूवन होगा। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। आप एक घटना पर हैरान होते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि नहीं साहब ऐसा हुआ है, शायद हुआ होगा। लेकिन बाद में वो पता चला कि वो तो विसरा रिपोर्ट भी नहीं देखी थी, किसी ने उनको लटके हुए भी नहीं देखा था। फिर वो सारी बातें जब एक एक करके आनी शुरू हुई, फिर मैंने भी अपनी खोज पड़ताल शुरू की और सारा पे तो आगे एवरीबॉडी नोस क्या हुआ। तो वही मैं बता रही थी आपको कि जैसे कि 14 जून को जब मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे चीजें आई डोंट नो समहाउ मुझे बहुत सिंपल लग रही थी। और जैसे जैसे विद एवरी पासिंग डे मैं देख रही हूँ कि ये तो, अगर हमारे दर्शकों ने कभी एक किताब पढ़ी है चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति, इट इज रिटन बाय वन ऑफ द वेरी फेमस राइटर्स इन आवर कंट्री, देवकी नंदन खत्री। तो ये जो कहानी है, ये सर पता नहीं आप को शायद इस बारे में पता हो, क्योंकि शायद आपके ही रीजन से वो बिलोंग करते होंगे। तो सर वो ये कहानी जो है पूरी अय्यारी से और तिलिस्म से भरी हुई है। तो जैसे आप खोलते हो और बढ़ता जाता है राज, और आप जैसे परत खोलते हो और राज बढ़ता जाता है, तो उसी तरह ये सुशांत की कहानी भी देवकी नंदन खत्री की कहानी से कोई कम नहीं है। तो इसमें क्या है, जैसे कि वो मृग तृष्णा बोलते हैं ना, अपन जितनी पास जाते हैं तो उतना ही वो हमें और दूर दिखाई देता है। तो हमें कितनी बार ऐसा लगा कि हम एकदम सुशांत के करीब हैं मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के, और फिर देखते हैं कि नहीं, हम तो पता नहीं कोसों दूर और हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता वंदना जी, ऐसा नहीं होता अगर सबूत छिपाए नहीं गए होते। क्या हुआ कि सबूत बहुत छिपाए गए हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा था, सबूत बहुत छिपाए गए, एक एक करके सबूत छिपाते गए, चले गए। उसके बाद ये तिलिस्म बन गया। वरना तो अगर आप एक बात बताइए, जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन सारी चीजें चेक होती, जितने फिंगरप्रिंट्स थे उसी दिन कलेक्ट किए जाते, सब पता चल जाता। लेकिन क्योंकि पहले तो घटना को 2 महीने तक लटकाया गया, दिखाया गया कि जांच हो रही है, पर जांच हो नहीं रही थी। जांच हो रही होती तो रिजल्ट आता, रिजल्ट नहीं आया, तभी तो बिहार पुलिस आई, तभी तो सीबीआई आई, तभी तो सब ये सब एनसीबी और ईडी ये सब क्यों आए। ये एनसीबी ने आकर जो था, सॉरी ईडी ने आकर ड्रग का क्राइम पकड़ा है। बिल्कुल, ईडी ने आकर ड्रग का क्राइम पकड़ा है। तो ये सब चीजें तो मतलब टाली जा रही थी, छुपाया जा रहा था। जी सर, एक समझ में नहीं आ रहा सर, हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, ये सब इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं,
और इवन पुलिस इज लुक्ड अपॉन सो हाईली इन अ कंट्री, उसके बावजूद बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरी मुंबई पुलिस है। तो हाउ कैन समवन इन दिस पुलिस आल्सो हैव सो मच ऑफ कि कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई इंटीग्रिटी नहीं है कि कोई भी प्रेशर डाले और केस का रुख बदल जाता है, और दैट टू अ हाई प्रोफाइल केस। ऐसा तो है नहीं कि हम आम, मेरे जैसे किसी आम इंसान को कोई मार के चला गया तो उसको तो कैसे भी दफना दो, कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। हर दिन के साथ हम कुछ नया सीखते हैं, ये दुनिया ठीक वैसे ही है। हम सब ने 130 करोड़ की जो जनता है देश में, इसने कभी ये जाना ही नहीं था कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। और ऐसा हुआ इसीलिए लोगों का विश्वास टूटा, भरोसा टूटा। मैं हमेशा कहता हूं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, और उन्हें न्याय दिलाना है क्योंकि हमें 130 करोड़ लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से जोड़ना है। क्योंकि अगर ये विश्वास भरोसा टूट गया तो फिर ये ऐसे चल नहीं पाएगा। क्योंकि जब लोगों का विश्वास उठ जाता है, भरोसा टूट जाता है, यकीन नहीं रहता, तो फिर चीजें बिखर जाती जी। तो सर ऐसा करते करते ये जो ड्रग का एंगल बाहर आया है, तो इसमें सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बोलिए। तो इसमें क्या है कि एनसीबी जबरदस्त एक्शन में बाहर आई। सारा, रकुल प्रीत, श्रद्धा, दीपिका, इन सभी को समन किया। उसके बाद सर उन्होंने कोई टुच्चे सा कुछ बयान दे दिया कि भाई वीड इज पतली सिगरेट, हैश इज मोटी सिगरेट, और बात लगता है जैसे कि वही खत्म हो गया। तो ये जो स्टूपिड सी बात हम सभी को समझ में आ रही है, क्या एनसीबी को नहीं समझ आ रही कि दिस इज जस्ट समथिंग इन द मेकिंग? देखिए, एक्सपोज तो हो ही गए ना। जी जी, एक्सपोज तो हो गए। आप ये देखिए कि एक्सपोज तो हो गए ना, अब ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती। कैसे छुपाएंगे? पूरी दुनिया ने देख लिया, कहां छुपाएंगे? छुपाएंगे किससे और कैसे? तो एक्सपोज तो हो चुके हैं। और ये इसी वजह से देखिए इस केस के बाद कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। मेरे ख्याल अब तक 28-29 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 28-29 लोग अरेस्ट हुए हैं अब तक, और ये बहुत बड़ा रैकेट है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके बारे में पता ही, अब आप देखिए कि कितना एक अलग ही तरीके से मामला खुला कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आई थी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में। उन्होंने फोन ले लिए, रिया चक्रवर्ती का फोन ले लिया, उनके परिवार वालों का फोन ले लिया, सबके फोन ले लिए। वो फोन क्लोन हुए, उसमें एक चैट सामने आता है, चैट में वो तो ढूंढ रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग, मिल गया ड्रग का केस। ड्रग का केस मिला, उन्होंने एनसीबी को बुला लिया। आप देखिए कि किस तरीके से मामला खुला। ऐसे ही खुलता है, एक चोरी अगली पिछली सारी 100 चोरियां खोल देती है। वैसे ही हुआ जी, वही हुआ। तो सर मतलब कि एक ये है कि बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है एनसीबी ने, और बहुत बहुत ज्यादा पेडलर्स गिरफ्तार हुए। लेकिन सर जो ड्रग्स मिला है वो उसकी मात्रा बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू आई थिंक व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, या जो मिलना चाहिए था। देखिए शौविक चक्रवर्ती अभी जेल में है। शौविक चक्रवर्ती अभी जेल में है, और उनके जेल में होने की वजह यही बताई जा रही है कि जो मात्रा पकड़ी गई है वो ज्यादा बड़ी है। अच्छा, ओके। और जब ये छोटी छोटी मात्रा एक साथ 30 या 25 लोगों से बरामद होगी, तो जो छोटी मात्रा ले सकता है वो बड़ी मात्रा भी ले सकता है। बिल्कुल। जो छोटी मात्रा ले रहा है उसको ये पता है कि छोटी लेनी है, क्योंकि बड़ी पर पकड़ा जाऊंगा, वो इसलिए नहीं ले रहा है। बिल्कुल। मेरी नजर में अगर छोटी चोरी बड़ी चोरी मेरी नजर में बराबर ही है। आप कर रहे हैं मतलब नियत है। हाँ, नियत नहीं है, बात तो नियत की है ना, इंटेंशन की है, बात मात्रा की है कहाँ। हाँ, एक ये है, और दूसरी ये भी है सर कि क्या होता है ना कि हम पहली बार या दूसरी बार चोरी करते हैं तो हम कभी पकड़े नहीं जाते। जो वो बार बार कहते हैं ना कि जब एक बार पकड़ा गया तभी वो चोर नहीं है, वो पहले से ही चोरी करता है। जाहिर है, मतलब वो एक पुरानी कहावत है हिंदी में, पकड़ा गया था चोर वरना तो सब साहूकार है। बिल्कुल सर। सर इसी को जोड़ते हुए, इसी क्रम को जोड़ते हुए सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि बीच में हमने ये भी सुना कि एनसीबी ने कुछ ए लिस्ट एक्टर्स को समन भेजेगी, और उनमें कुछ नाम भी आया जैसे कि SAR। फिर वो कहानी जैसे अचानक से हवाई हो गई, पता ही नहीं चला सर उसके बारे में क्या हुआ।
देखिए, जांच होगी तो खबर आएगी सामने। अभी देखिए, आप विवेक ओबरॉय के घर पर भी छापा पड़ा था और ये बताया गया कि जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, आदित्य अल्वा, उनकी खोज में पड़ा यस, था। तो क्या होता है, देखिए, एजेंसीज मीडिया को बता के काम नहीं करती हैं। एजेंसीज तो काम कर रही होती हैं, खबरें तो आती हैं तब जब कोई बड़ा अपडेट होता है। आज अब बहुत बिल्कुल से लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा कि अरे सीबीआई कुछ नहीं कर रही क्या? मतलब सीबीआई आपको सुबह उठ के फोन करके बताएगी कि आज हम ये कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो तो हो रहा है, आपको नहीं पता जी, चल रहा। सूरज निकल कर बताता नहीं है ना कि आज हम निकले हैं। आपको पता लग जाएगा जी, जब टाइम आएगा। तो सीबीआई जो काम कर रही है, भरोसा और यकीन तो रखना पड़ेगा ना। आपने अगर बिल्कुल, उनको, आपने इतना हाथ जोड़ जोड़ के सीबीआई जांच मांगी है और अब आप बिल्कुल, उसी पर सवाल खड़े कर देते हो कि वो कोई काम नहीं कर रही, तो आपने, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आपने अगर अपने दिमाग में कोई तस्वीर बना रखी है और आपको लगता है कि सारे रिपोर्ट और सारे रिजल्ट उस तस्वीर के हिसाब से आएंगे, तो फिर आपको बिल्कुल, निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आपकी स्टोरी जरूरी नहीं है सही स्टोरी हो। सच सामने आना बिल्कुल। चाहिए। लोगों को लगता है हमारी वाली कहानी आनी चाहिए सामने। जी नहीं, ऐसा नहीं। जी। सर, छोटा सा एक, बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं, हाय कर रहे हैं, तो उनका दो कुछ लोगों को मैं हेलो कर दूं। पंकज जी हेलो, मिस्टर महेश हाय, नाइस टू सी उज्जवल जी लाइव, पूनम हाय, प्रतिभा, प्रतिभा आपको बता दूं इज अ बिग फैन ऑफ योर्स उज्जवल थैंक यू जी, प्रतिभा, थैंक यू। थैंक यू। एंड जेबा हेलो जेबा, Mrs. Minda, thank you so much, thank you so much. So a lot of people have joined and all are telling you hi. uh, थैंक यू, थैंक यू। हाय 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 हाय। सर, एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि सर, जो जया शाह, करिश्मा और फॉर दैट मैटर द होल क्वान एजेंसी विच वाज अंडर द एनसीबी रेडार, तो सर उनका तो मोर और लेस प्रूफ हो चुका था कि वो ड्रग पेडलिंग करते हैं। मोर और लेस आई थिंक इट वाज प्रूफ थ्रू द चैट्स एंड अदर थिंग्स। पर सर, वैसे लगता है कि उनका वैसे कोई खास उनके अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं लिया गया या कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उस एंड में। देखिए, हम लोग नहीं जानते इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है उनके खिलाफ कुछ ऐसा तैयार हो रहा हो जो 3 दिन बाद हमें पता चले। तो जैसे मैंने कहा ना कि जैसे घड़ी की टिक टिक के साथ खबरें बाहर नहीं आती हैं। जब कुछ हो जाता है, एक डेवलपमेंट होने में कई बार टाइम लगता है, कुछ डिसीजन जी, लेने में। हमारे कानून भी ऐसे हैं कि फुल प्रूफ होकर आपको जाना पड़ता है। आपने अगर ऐसे किसी पर हाथ डाल दिया, कुछ नहीं मिला, तो फिर उल्टा आपके खिलाफ खेल हो जाता है। तो चीजें जी, ऐसी हैं कि कई बार वक्त लेती हैं। मुझे लगता है कि हमने अभी, देखिए, ये जो घटना हुई है 4 महीने पहले हुई है, हम्म, हम्म, और 4 महीने में ही हमें बहुत कुछ पता चल चुका है। अब आप देखिए ना, देश के दूसरे बाकी के कांड हुए हैं, उनमें तो सालों लगे उनको निपटने में, सुलझाने में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अ, सर, एक बात आपसे ये कहना चाहूंगी कि सर, जो आपके ओपिनियंस है सर, बहुत कभी कभी लगता है बहुत रेवोल्यूशनरी है, बहुत नए हैं। उसके बावजूद मैंने देखा है कि लोग बहुत बहुत जल्दी आपके साथ हो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे आपका ये एक, जो आपने, समझ लीजिए आपका ये, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी आप थोड़ा इस चीज में लगे हैं कि जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो रहे हैं, तो आप इसमें लगे हैं कि भाई कुछ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, या इवन इन द बॉलीवुड जो बिगीज हैं, बॉलीवुड बिगीज हैं, उनकी मोनोपोली ना रहे। आप ये चाहते हैं कि नए लोग उसमें जुड़े। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम पूरा आपके साथ है सर इस चीज में। तो ये देखिए मुहिम के बारे वंदना में जी, हमको बताइए। वंदना जी, जी, 130 करोड़ की जनता में अगर 10 लोगों का ही पेट भरा रहे और बाकी भूखे रहे, तो आपको कैसा लगेगा? मेरा यहाँ पर कहने का बिल्कुल, मतलब इतना है बिल्कुल, कि अगर ब्रांड्स को जी, एंडोर्स करना है तो बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा, एक जी, सेवलॉन ने हैंड वॉश लॉन्च किया है और उसको, उसका ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही हैं स्वप्ना ऑगस्टीन, जिनके हाथ ही नहीं है, जो यस, पैर से चित्रकारी करती हैं, जो अपने आप में एक मिसाल हैं। रोल मॉडल कौन जी, होता है? आप अगर किसी को अपने ब्रांड का चेहरा बना रहे हैं, कम से कम वो ऐसी शख्सियत तो हो कि लोग उसके जैसा बनना चाहें, उससे हिम्मत हौसला मिले, कुछ उससे सीखने को मिले। अभी हमने देखा कि दीपा मलिक को बनाया गया है, व्हाइट हैट जो एक कंपनी है, कोडिंग सिखाती यस, है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कोडिंग बनाया गया है। सिखाते हैं। या मानसी जोशी को हमने देखा कि वो बाबी डॉल, उनके नाम पर बाबी डॉल बन रही है। तो ऐसे लोग होने चाहिए ना, जिन्होंने समाज में कुछ किया है। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज, मैंने उनकी कहानियां की हैं और लोगों को बताया कि देखिए ये है रियल लाइफ हीरोज, इनको बनना चाहिए मिसाल। आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो किया है, मैं थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूं, जिसमें जी, पहली बार नौसेना ने 3 महिला पायलट्स
अच्छा। उनका एक बैच बनाया। तो हम तो वो है हमारी रोल मॉडल, वो है। हम किसी चॉकलेटी चेहरे को क्यों उसके जैसा बनना चाहेंगे जिसने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जो जमानत पर रिहा हैं। मुझे हैरानी होती है उन टीवी चैनल्स पर जो रियलिटी शो बनाते हैं और उस रियलिटी शो में होस्ट रखते हैं एक ऐसे इंसान को जिस पर आरोप है जंगल में हिरन का शिकार करने का, जिस पर आरोप है लोगों पर गाड़ियां चढ़ाने का, जिस पर आरोप है और जो आपराधिक मामलों में लिप्त है और जो जमानत पर रिहा है। ऐसे लोगों को आप क्यों रोल मॉडल बना रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी पूरी नई पीढ़ी उनको फॉलो करने लगे? क्या हमारे देश में रोल मॉडल्स खत्म हो गए हैं? दूसरी बात, अगर आपको चिकने चुपड़े चॉकलेटी चेहरे चाहिए तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे यंग बच्चे हैं जिनको मौका मिलना चाहिए एज ए मॉडल्स। उनको क्यों नहीं मिलता मौका? जिनका पेट भरा है आप उनके सामने भरी हुई थाली रखते हैं, और जो भूखे हैं आप उनको पूछते भी नहीं है। और 130 करोड़ का देश है, आप रोना रोते हैं आर्थिक संकट और बेरोजगारी का। आप ऐसे बेरोजगारी से निपटेंगे कि जिसके पास करोड़ों है आप उसी को ऑफर कर रहे हैं? देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि जिसके पास करोड़ों है हम उसे ही ऑफर करते रहें? क्यों नहीं ऐसे लोगों को काम मिले जिन्हें मौका ही नहीं मिला और जिनमें टैलेंट है, प्रतिभा है। एज ए ब्रांड आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे ब्रांड को जिन्होंने स्वप्ना ऑगस्टीन को मौका दिया, जिनके हाथ नहीं है और वो पैर से चित्रकारी करती हैं। उनसे आप सीखिए हौसला, उनसे आप सीखिए हिम्मत। मैं क्या सीखूं इन बॉलीवुड के चेहरों से कि कैसे 100 करोड़ क्लब बनाना है और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है। और सबसे बड़ी गलती क्या की है इन लोगों ने कि आपके दिमाग में एक झूठी इमेज क्रिएट कर दी। आपके दिमाग में इमेज ये क्रिएट की कि हम हीरो हैं। असल में ये हीरो नहीं है, ये कहानियों में हीरो का किरदार निभाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किरदार निभाना और खुद हीरो होना। ये लोग झूठी छवि बनाते हैं और फिर लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि नहीं ये तो रियल लाइफ हीरो है, जबकि ये रियल लाइफ हीरो नहीं है। ये सिर्फ कुछ कहानियों में हीरो का किरदार निभा रहे थे और आपको लगा ये ऐसा ही करेंगे। फिर सुशांत जी की जब अचानक मृत्यु हुई तो सबने देख लिया कि ये तो किसी तरह से आवाज उठाने सामने नहीं आते। फिर लोगों को ऐसा लगा कि इनको ठगा गया है। आप झूठ बोलकर लोगों की मेहनत की कमाई उनसे छीन लेते हो कि हम हीरो हैं, आप हमें फॉलो करिए। और जब मौका आता है असल जिंदगी में कि आपको करना है तब आप पीछे हट जाते हैं। यानी आप धोखा दे रहे हैं, आप एक झूठी इमेज बनाकर लोगों से पैसा खींच रहे हैं। आज लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, इसलिए लोगों ने इनका बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब इन लोगों की हालत खराब है कि क्या करो, क्योंकि इनको तो आदत ही है, इजी मनी की आदत पड़ गई है। जिस देश में इतने लोग बेरोजगार हैं, उस देश में आप ये सोचिए इतनी डिस्पैरिटी है, उसके बावजूद आप एक ही एक को बार बार देखना चाहते हैं। नए लोग नहीं है, नए चेहरे नहीं है क्या? और ऐसा क्या खास किया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। आज आप जब किसी इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठा सकते, आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपकी आवाज तो तब निकलती है जब आपको पैसा मिलता है। मतलब बिना पैसा, जब तक आपको पैसा ना दिया जाए तो आप कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये है बात। और बॉयकॉट बॉलीवुड का मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हो कि फिल्में बननी बंद हो जाएं। बिल्कुल फिल्में बननी चाहिए और बहुत लोगों को काम मिलना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री और फ्लरिश होनी चाहिए, पर इन चेहरों के साथ नहीं जो ऑलरेडी जिनका पेट भरा हुआ है। हमें अब नए लोग चाहिए, नई तरीके से नए लोग काम करें ताकि एक फ्रेशनेस भी आएगी, कंटेंट भी नया होगा। नए राइटर्स आए, नए डायरेक्टर्स आए, नए एक्टर्स आए, जो छोटे शहरों के लोग हैं वो आए, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है वो आए। हम क्यों इन बासी चेहरों को जिनको 30-40 साल से देखते आ रहे हैं क्यों देखें? ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है और इनफैक्ट दे हैव डिसअपॉइंटेड अस। दे शुड बी जस्ट समवेयर एल्स, नॉट इन बॉलीवुड। और सरप्राइजिंग बात ये है सर, जी सर कहिए। मैं वही कह रहा हूं कि लोग जब देखना नहीं चाहते तो क्यों आप जबरदस्ती आ रहे हैं कि हम क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको इजी मनी की आदत लग गई है। आपको क्योंकि जब आपको मौका होता है कुछ आपको बोलना है तब आपको बोलना नहीं है, क्योंकि उसके आपको पैसे नहीं मिल रहे। आप फिल्मों में काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इजी मनी है और आप जबरदस्ती लोगों को खुद मतलब लोगों पर थोपे जा रहे हैं। तो ये गलत है ना। आप ये मोनोपोली क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जो 12 महीने का एक साल होता है उसमें कुछ 3-4 मौके आते हैं त्योहारों के। तो कोई ईद पर किसी ने ईद का ठेका ले रखा है, किसी ने होली का, किसी ने दिवाली का, किसी ने क्रिसमस का। जब एक तो 130 करोड़ की आबादी में हार्डली कुछ 9-9.5 हजार थिएटर्स हैं, तो जो छोटी फिल्में बनती भी हैं उनको रिलीज होने का मौका नहीं मिलता क्योंकि इन्होंने अपने बुक करे हुए होते हैं थिएटर्स कि नहीं भाई ईद पर फला भाईजान की फिल्म आ रही है, दिवाली पर फला भाईजान की फिल्म आ रही है। ये सब क्या है? क्यों मोनोपोली? क्यों हम झेलें? आपको देखना, आपकी शक्ल नहीं देखनी, आप जाइए यहाँ से। तो जनता जब सामने से ये कह रही है तो क्या जरूरत है? क्यों थोप रहे हो खुद को? इतने बेशरम क्यों बने हुए हो कि नहीं हमको आना ही है, हमको करना ही है? नहीं देखना चाहते ना लोग आपको, मत आइए, नए लोगों को मौका दीजिए। और वैसे भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिससे लोग यूथ आपसे कुछ सीखे। यूथ तो आपसे कुछ सीख ही नहीं रहा है। तो मतलब आप किसी काम के नहीं हो तो क्यों दिख रहे हो? सीधी बात ये।
सर यूथ का सीखने का जहां तक सवाल आ रहा है सर, तो देखिए ना, आप खुद ही देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग तो बेल पे रिहा हैं, कुछ लोगों बिल्कुल, ने लोगों पे गाड़ियां ऐसे लोगों चढ़ाई को हुई हटा है। देना चाहिए। और यही नहीं सर, कुछ लोग जिनको एनसीबी ने समन किया, क्वेश्चन किया, तो वो कह रहे थे, जो हमने जो पब्लिक डोमेन में है सर, मैं वो बात कह रही हूँ कि जस्ट टू फ्लॉन्ट, वी वर नेमिंग सिगरेट एज वीड और हैश। तो ये सर क्या मतलब फ्लॉन्ट करने की बात है कि मैं आज ड्रग लूंगा? मतलब ये तो मतलब फिर वंदना जी, जाके सबसे क्या चाहिए वंदना टू जी, द। मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक सवाल पूछ रहा हूं। हमारे देश का जो सबसे बड़ा जी मोबाइल फोन नेटवर्क है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता हूं। हमारे देश का जो जी सबसे बड़ा मोबाइल फोन नेटवर्क है, उसने एक जी ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जिसको एनसीबी ने सम्मन किया था। तो क्या चाहते हैं बिल्कुल आप, देश की जनता उसको फॉलो करे? क्या आप उसको इस लायक समझते हैं कि उसको फॉलो किया जाए? आपने उसको उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया है? आप तो गुमराह कर रहे हैं। एज ए ब्रांड आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और एज अगर अ। ऐसे ब्रांड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा कर सकते तो आप पर भी बैन लगना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगी, जो एक बार मैंने शायद कंगना जी ने कहीं मेंशन किया था, उन्होंने भी, कि अगर बॉलीवुड के, या इनफैक्ट फॉर आई वुड लाइक टू एक्सटेंड इट फर्दर, कि किसी भी इंसान को अगर हमारे देश का कोई उच्चतम पुरस्कार मिलता है, चाहे भारत रत्न हो या दादा साहब फाल्के अवार्ड हो या जो भी अवार्ड हो, तो उसका पहले ड्रग टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान जो नार्कोटिक्स से रिश्ता रखता है, ही इज नॉट सुटेबल टू टेक हाईएस्ट अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें आपका क्या व्यू है सर? डेफिनेटली होना चाहिए। आज यू अगर थिंक आप सो? आज आज अगर आप मुझसे कहें कि उज्जवल जी आपका कराना है, मैं कहूंगा कर लो, आ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो डरेगा तो वो जो जी चोर होगा। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने तो नाम लेके भी कह दिया कि भाई ये इस इसका कर लो देखिए, टेस्ट। मेरे तो सामने तो किसी किसी ने लिया नहीं है, नहीं इसलिए मैं कहा। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर मेरे सामने लिया होता तो मैं नाम भी ले देता। हो सकता है कंगना जी के सामने उन लोगों ने लिया होगा तो उन्होंने नाम ले दिया। सही है, बिल्कुल पता लगना चाहिए। आप पब्लिक लाइफ में हैं, जैसे हैं जो हैं, सच को फेस करिए, वरना पब्लिक लाइफ में क्यों हैं आप? जी नहीं, कंगना जी ने तो नाम लेके कहा भैया इसका 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 करा दो टेस्ट। हाँ, तो आओ कराना चाहिए सामने, उनको, करा देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता टॉप है? द कंट्री हो तो आप मैं वही तो कराओ कह रहा टेस्ट। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जी अगर कल को कोई व्यक्ति जी मेरा नाम लेके भी कहता है, मैं तो बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाऊंगा। जी करिए, आइए तुरंत। जी, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे पता है कि जब मैं क्लीन हूं तो मुझे, लेकिन हाँ, जो लोग मुंह छुपाएंगे वो वही मुंह छुपाएंगे जो गड़बड़ है। और वो वीडियो भी आया था एक पार्टी का, जो बॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर हैं, जो जी अपने आप सर, को सो जी कॉल्ड सर। ठेकेदार बताते हैं बॉलीवुड का, उनकी भी वो तो सबसे बड़े हाँ ठेकेदार हैं। हाँ, तो वो सबसे बड़े ठेकेदार साहब के यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सबको। कौन कोई अलग थोड़ी है, सब 130 करोड़ की जनता है। आपने इस देश के लिए ऐसा कुछ नहीं कर दिया है, और कर भी दिया हो तो आप अपनी बेसिक जिम्मेदारी तो निभाइए। तो सर अभी तक तो सर सबने अपना अपना मतलब वो अब तो उनका शायद टेस्ट भी हो तो कुछ ना निकले, क्योंकि दे आर नॉट कॉट अनअवेयर ना, तो उन्होंने तो अपनी वो कर लिया होगा, जो भी कहते हैं उसको, क्लीनिंग एक्सरसाइज, डिटॉक्सिंग और। वंदना जी, आप देश की जनता को क्या समझ रही है? बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार जनता है, और जनता ने सबके चेहरे पढ़ लिए हैं। आज यही बिल्कुल वजह सर। है कि ये सब हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। इनके इजी मनी पर लग गया ही रोक, और इनकी हालत जी, खराब है। बॉलीवुड की पीआर जो एजेंसीज है ना, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, लोगों को बुलाया करेक्ट। कैसे जाए। अभी मैं कहीं खबर पढ़ रहा था, मैंगलोर में एक थिएटर है, उन्होंने साहब ये एक जी स्कीम शुरू की है कि आप 2,000 रुपए दीजिए, मतलब 1,999 रुपए दीजिए, और आप पूरा थिएटर ले लीजिए 2 घंटे के लिए, फिल्म देखिए, ताकि लोगों की आदत पड़े थिएटर आने की। लोगों की आदत छूट गई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। गॉड। तो सर आगे चलते हुए थोड़ा सा एक छोटा सा आपके साथ रैपिड फायर करेंगे सर। जी बताइए। तो आपके बारे में थोड़ा सा हमारे लोग दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं बहुत, तो इसलिए जी, मैं आपसे थोड़ा छोटा सा रैपिड फायर जो आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर होगा। तो पहला ओके। सवाल, आप अपने आप को आप एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए।
मैं एक बहुत बेचैन खोजी आदमी हूँ। मैं मुझे कभी सुकून नहीं होता, मैं हमेशा मोस्टली मैं बेचैन रहता हूँ। तो ओ, आप एक शायद वर्ड यही चाहिए तो, वजह है। हाँ मैं बेचैन आप कह सकते हैं, आप एक वर्ड है तो फिर मैं बेचैन रहता हूँ। ओके, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? मुझे यूरोप घूमना बहुत पसंद है, मैं अब तक 3 बार यूरोप गया हूँ, मैं फिर से प्लान कर रहा हूँ। और लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपने क्या पूरा हिंदुस्तान घूम लिया है जो आप जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी मैंने बहुत सी जगह घूमी है, मुझे बहुत सी जगह पसंद है हिंदुस्तान में। लेकिन आपने कोई एक हम्म। जगह पूछी है तो मुझे अ, एक जगह ऐसे बताना बहुत मुश्किल होगा। एक्चुअली इंडिया में भी मैंने काफ़ी कुछ घूमा है। मैंने यूपी, राजस्थान, साउथ भी देखा है। मुझे केरला ज़्यादा पसंद है, फिर इंडिया में आप पूछ रहे हैं तो केरला पसंद है। बट और बिल्कुल वर्ल्ड में, यूरोप फील वही आपने बिना सोचे एकदम एकदम से आपने बोला ना, हाँ तो वो हम तो वो यूरोप। ऑल टाइम फेवरेट है, वो ऑल टाइम फेवरेट आपकी हॉबी क्या है सर? है। राइटिंग, मतलब खाली वक्त में आपको क्या अच्छा लगता है? रीडिंग। रीडिंग, राइट। आई रीड अ लॉट एंड आई डू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज। और वो डॉक्यूमेंट्री किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकती है। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ ऐसे सब्जेक्ट पर हो जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, ताकि मैं ओके, उससे कुछ सीख सकूं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है सर? मुझे लगता है जो स्ट्रेंथ, नहीं, आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो एक चीज जिसने आपको आज यहाँ तक लेकर आई है। आई वुड से आई एम अ खोजी। मतलब मुझे हमेशा कुछ तलाश रहती है, लाइक यू नो, मुझे लगता है कि कुछ मुझे और चाहिए। क्या चाहिए मुझे नहीं पता, मैं ढूंढता रहता हूँ, करता रहता हूँ, क्यूरियस रहता हूँ बहुत ज्यादा, हमेशा हमेशा क्यूरियस रहता हूँ। पता है, ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, आई मीन नॉट वीकनेस बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर्स, इस चीज में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लाइक काइंड ऑफ। मैथमेटिक्स। तो आज का एक वक्त चल रहा है उज्जवल जी, जो बहुत ही मुझे लगता है बहुत रेवोल्यूशनरी है। एटलीस्ट मैंने आज तक देखा नहीं ऐसा वक्त। तो आपने क्या पहले ऐसा वक्त देखा है जो एक केस को लेकर जनता यूं एकजुट हो गई है, इतना मतलब बॉलीवुड को चेंज करने की मुहिम चल रही है? तो आपने ऐसा वक्त क्या पहले देखा है सर पिछले 20 सालों में? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा है। लेकिन हाँ, मुझे आपने ये सब कहा तो मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। मैंने जी। जैसा बताया ना कि मुलायम सिंह यादव के टाइम में जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण और मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त जी। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हम लोग यही बातें करते थे, हर वक्त यही बात होती थी कि यार हमें एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा सरनेम ये है, हमको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा सरनेम ये है। तो वो चीज़ एक हम लोगों को बहुत बेचैनी देकर गई थी। और उस टाइम पे मुझे याद है मेरे जितने भी क्लासमेट्स होते थे, हम लोग बात करते थे इस पे, घंटों बहस करते थे, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि मैं ओके। मतलब बहुत ही पर्सनली भी ना, मैं इन सारी चीज़ों के बहुत खिलाफ रहा हूँ। हालांकि बड़ी क्लीशे सी लाइन लगेगी जातिवाद और इस सब के, मुझे ना ये क्लासिफाई जब लोग करने लगते हैं ना, आप ये हैं आप वो हैं, वो मुझे वहीं वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल है और मैं बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। हम्म। मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, मेरे बहुत से पॉलिटिशियन फ्रेंड्स भी हैं, मैं कहता हूँ यार हम्म। तुम लोग एक पार्टी में कैसे रह सकते हो? मतलब ये कैसे कह सकते हो कि फला पार्टी में हम हैं और इस पार्टी की हर बात को हम सपोर्ट करेंगे? मेरे जैसा आदमी तो अपने बिल्कुल। घर में भी झगड़ सकता है। मतलब मेरे घर के व्यक्ति की भी कोई बिल्कुल। बात मुझे बिल्कुल। पसंद नहीं है तो मैं बोल दूंगा भाई आपकी बात तो गलत है ये। तो बड़ा हाँ, हाँ। मतलब मैं बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्ति हूँ, थोड़ा ओरिजिनलिटी में बिलीव करता हूँ। हम सबकी अपनी एक सोच है और अगर हम उस चीज से कन्विंस हैं, जैसे हम्म। मैंने अभी तक जितने भी काम किए हैं वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मैं उससे कन्विंस था। मुझे कोई एक फोन करके या बता के या रिक्वेस्ट करके या भाषण देके प्रभावित नहीं कर सकता। आई शुड बी कन्विंस्ड कि हाँ भाई मुझे ये काम करना चाहिए, तभी मैं करूंगा। और मैं सभी लोगों से ये, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पहले जो कर रहे हैं उसमें बिलीव करिए, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे। अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते, किसी की देखा देखी, क्योंकि उसने कहा था, आजकल चल रहा है, सब ये कह रहे हैं, ये चीजें चलती नहीं है, ज्यादा नहीं चलती हैं, ज्यादा नहीं चल पाएंगी। आप अगर खुद कन्विंस होंगे तो अकेले खड़े होंगे और आप खड़े रहेंगे, कन्विंस हूं मैं। आप सोच देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सोच जब तक नहीं बदल बदल सकते ना आप कोई बदलाव नहीं ला ठीक। सकते। अगर आपको बदलाव लाना है तो सोच बदलनी होगी। आपको खुश करने के लिए मैं कोई एक लाइन बोल सकता हूं, पर वो अगर मैं उसको फील नहीं करता अंदर से तो बेकार है, जी। वो तो फिर बेकार है, उसका होना ही बेकार है। एक ऐसा इंसान जिसने आपकी डिफिकल्ट डेज में आपको बहुत हेल्प किया हो, कोई ऐसा इंसान बहुत है सारे सर? लोग मिले हैं मुझे, बहुत सारे। मतलब मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि जब जब मैं फंसा,
एक्चुअली बहुत कम जी। उम्र में मेरी मदर की डेथ हो गई थी। मैं जब अपने घर से निकला 20 साल की उम्र में, उससे पहले ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी। और मुझे हमेशा ओके। एक ये रहता था कि आज भी मतलब एक माँ एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे बहुत भावुक कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रह जाती है कमी। आप कितने ही लोग कहें हम बिल्कुल। आप मैं आपके माँ जैसी हूँ, लेकिन वो माँ की कमी एक रह जाती है। तो कहीं ना बात नहीं कहीं होती है। वो जो एक कमी है, वो जो एक है, वो मुझे ईश्वर ने शायद बहुत तरह से पूरी करने की कोशिश की। मैं जब भी किसी मुसीबत में, मुश्किल में फंसा हूँ, और जी। बहुत मुझे लोगों का साथ मिला है। बहुत मतलब मैं इस मामले में आई 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 कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे जरूरत के वक्त लोग मिले हैं और बहुत मदद की है लोगों ने। An idea that changed your life. आ, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था वंदना जी। जैसे मैंने बताया ना, मैं बहुत क्यूरियस रहा हूँ, मुझे हर चीज बस जाननी होती है, लेकिन हर चीज भी नहीं जाननी होती है। जो चीज मुझे परेशान करती है, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि ऐसा क्यों है। और मैं जब तक खुद को संतुष्ट नहीं कर लेता, तब तक मैं उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, सीखता जानता रहता हूँ, कोशिश तो करता हूँ कम से कम। उस प्रोसेस में ही मुझे कई बार रास्ते मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार मैं सच को जान ही जाता हूँ, लेकिन सच को जानने की जो प्रोसेस है ना, उसमें मुझे कई जी। बार बहुत से आंसर्स मिल जाते हैं। तो सर, एक एडजेक्टिव जो आपको डिस्क्राइब करता हो एज अ पर्सन एंड एज अ जर्नलिस्ट, अलग अलग। एक एडजेक्टिव जो एज अ पर्सन एंड एक एडजेक्टिव लाइक फॉर योर प्रोफेशन एज अ जर्नलिस्ट। सी आई ऑलवेज कंसिडर कि एज अ जर्नलिस्ट मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज अ गिवर। मैं कैसे ओके। कंट्रीब्यूट करूं? हो सकता है मैं आपको कोई अपनी अपनी लाइफ का मैं आपसे एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं जिससे आपको कुछ सीख मिल जाए। और यहाँ पे मुझे कोई ज्ञानी गुरु या धर्मात्मा नहीं बनना है। मुझे मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैंने कुछ दिया, क्योंकि जो मैंने इतना सही। टाइम यहाँ पर लगाया है हम्म। इस दुनिया में, अगर मैंने उससे कुछ सीखा है और अगर मैं आपको देकर जा रहा हूँ, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैंने ये दिया। अब आप उसको इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, नहीं करें, दैट इज नॉट माई हेडेक। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश होती है। दैट इज एज अ जर्नलिस्ट यू वांट टू कंट्रीब्यूट एंड एज अ Yes. पर्सन तो फिर आप जैसे कहते हैं कि यू आर सी सी एज अ जर्नलिस्ट मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जितना ज्यादा हो सके, और एज अ पर्सन मैं जानना चाहता हूँ। मुझे जान मैं कुछ भी चीज आप मुझे बताइए और मुझे उसके बारे में जानना अच्छा लगेगा। स्पेशली ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कई बार मैं ऐसे टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ। तो आपका आने वाले 10 साल का विजन क्या है सर? मतलब क्या आप देखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैं अपने आप? मैं एक चेंज चाहता हूँ, जो जिस 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 ढर्रे पर दुनिया ये अभी तक चल रही है, अगर हम इसमें कुछ जी। चेंज ला सकें, सोच बदल सकें। सोच बदलना जरूरी है। बहुत से काम लोग ये सोच के, अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसे थोड़ी होता। मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जी। अगर मैं किसी चीज से कन्विंस हूं, तो मैं कन्विंसिंगली आपको वो बात बताऊंगा। हो सकता है वो जी। दुनिया का पहला आदमी हूं आपको ये बात बताने वाला, लेकिन अगर मैं कन्विंस होऊंगा, तो मैं मानता हूं कि मैं आपकी सोच भी बदल सकता हूं। और यहाँ सोच बदलने से मतलब मेरा कोई यहाँ पे एजेंडा नहीं लेकर आया हूं मैं आपको हम्म। एक नई राह बताऊंगा कि हाँ, ये भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं किया। लेट्स ट्राई ना। जी। जी। जी सर। एक और सवाल है कि एक ऐसी किताब जिसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो अपने लाइफ में। मैंने बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं। मैंने जो रिसेंटली पढ़ी है, मैंने बिकमिंग पढ़ी, मिशेल ओबामा की बुक है। वो भी अच्छी लगी ओके। मुझे। जो रिसेंटली पढ़ी है, इसलिए वो याद है। अभी मेरी एक इंदौर जी। से मेरी दर्शक हैं, उन्होंने अपनी एक किताब भेजी है लिखी हुई, मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल मेरा चश्मा सही नहीं है तो मैं आजकल पढ़ नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। लेकिन हाँ, तो जी। मैंने द सीक्रेट भी पढ़ी है, मैंने ओशो की जीवनी भी पढ़ी है, ओशो की जो बायोग्राफी है। मैं ओशो से बहुत प्रभावित हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी हर सर, बातें, अभी अगला लेकिन सवाल बहुत सी आपसे यही बातें। पूछना चाह रही थी कि आप ओशो ओशो से जो बहुत प्रभावित है सर, इसके बारे में कुछ दो चार चंद लाइनें हमें मैं बताइए। ओशो ओशो को मैंने पढ़ना शुरू किया था जब मैं ग्रेजुएशन में था, और उनकी बहुत सी बातों से प्रभावित हूं मैं, बहुत सी बातों से। और इनफैक्ट अभी भी मैं ये जो कर पाया या कर पा रहा हूं, इसके पीछे जी। ओशो की बहुत सारी सीख हैं, बहुत सारी। जी। मतलब जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनकी हर बात, मैंने कहा ना, मैं किसी की भी हर बात से नहीं हो सकता प्रभावित। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैक्सिमम अगर आप पूछें तो मुझे ओशो ने बहुत प्रभावित किया है। और जी। शायद वो अकेले इंसान है जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है। उससे ओके। उसके अलावा अगर कोई मैं नाम लूंगा, तो मैं अपनी मदर का नाम लूंगा, लेकिन उनके साथ मुझे बहुत ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। मैं 20 साल का था तब जी। तक उनका देहांत हो गया। तो जब तक समझ आती, हम
कुछ कन्वर्सेशन करते। हालांकि मेरी माँ से भी बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हुए। आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन, मेरे बहुत चाइल्डहुड में एक क्वेश्चन था कि मरने के बाद क्या होता है। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बच्चे वैसे पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, मुझे जानना था कि पूरा ये कैसे चलता है। मैंने इस वजह से थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी सीखा, और एस्ट्रोलॉजी को अपने शौक के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बेसिक्स सबको आने चाहिए। जैसे आजकल हमें पता है ना कि सर्दी जुकाम हुआ तो कौन सी दवा लेनी है, बुखार आया तो कौन सी, उतना बेसिक एस्ट्रोलॉजी सबको आना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा, एक ऐसा साइंस है जिससे बड़ा कोई साइंस नहीं हो सकता। मैं बहुत बेसिक्स मैंने पिछले 7-8 सालों में उसके लर्न किए हैं, और मैं उनको प्रयोग भी कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गॉड, आपके बारे में साइंटिफिकली ओके सर, आपके बारे में इतनी नई बातें हमें पता चली, नहीं तो हम सिर्फ आपको एक जर्नलिस्ट ही जानते हैं। तो आज आपके ओशो की तरफ जो आपका रुझान है उसके बारे में पता चला, आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट के बारे में हमें पता चला। और एक सर, अब क्योंकि हमारा शो अब हमें खत्म करना है, तो हालांकि आपसे बातें तो बहुत सारा करने का दिल है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नॉट टू क्लोज द शो, लेकिन अभी तो सर वक्त तो हो रहा है। लेकिन जाते जाते आपका एक और चेहरा हम देखना चाहेंगे सर, एक कविता आपकी। देखिए, मैं लिखता हूँ बहुत छोटे छोटे खामोश ख्याल लिखता हूँ। अब वो शेर हैं या कविता हैं, क्या है मुझे नहीं पता, जो मेरे दिल में ख्याल आते हैं वो लिखता हूँ। रोमांटिक है, सुना दीजिए। मैं सुनाता हूँ, तो सुनिए। उस धागे में अब भी बाकी है, उस धागे में अब भी बाकी है तुम्हारे लबों की थोड़ी सी नमी। उस धागे में अब भी बाकी है तुम्हारे लबों की थोड़ी सी नमी। मेरी शर्ट पर बटन टाकते वक्त जैसे झटके से खींच दिया था तुमने। जब भी याद आती है, जब भी याद आती है उस पे नजर चली जाती है। जब भी याद आती है उस पे नजर चली जाती है। निशानियां छोड़ने की आदत तो पहले से रही है तुम्हारी। वाह सर, बहुत खूबसूरत सर, बहुत सेंसिटिव है सर ये। हाँ, मेरा मतलब इसी तरह का है। मैं देखता हूँ अगर आप और क्या सुना सकता हूँ सर। एक दो और सुना दीजिए सर। एक लाइन, मैं ऐसी आधी अधूरी लाइनें भी लिखता हूँ, मैं सुनाता हूँ, 3-4 सुनाता हूँ आपको। अब आप बताइए फिर कैसा है। मेरा खामोश ख्याल के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल भी है, खामोश ख्याल के नाम से मेरा एक फेसबुक पेज भी है। बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं उसको प्रमोट भी नहीं करता ज्यादा, तो जो मेरे पुराने जानने वाले हैं वो वहां चले जाते हैं देखेंगे। तो एक और है, आदत पर है। जी सर। अब तो याद ही नहीं है जीते कैसे थे हम। अब तो याद ही नहीं है जीते कैसे थे हम। कुछ आदतें ये ही भुला देती हैं कि उनके बिना लगता कैसा था। वाह सर, वाह, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत सर। एक और सुनाता हूं मैं आपको। ये तो सर एकदम कॉन्ट्रास्ट हो गया सर, एक तो जर्नलिस्ट और एक इतनी सेंसिटिविटी है सर आपकी, जो भी खामोश ख्यालों में। मेरा मानना है कि हर हर इंसान जो है वो बहुआयामी होता है, आप कोई एक नहीं होते। मैं बहुत से मेरे जो बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वो मुझे फोन करके सलाह भी मांगते हैं। तो मैं जो आधा अधूरा ज्ञान है उसमें कुछ जोड़ तोड़ लगा के उनको बताता हूँ, फिर सही हो जाता है तो मुझे फोन करके बताते हैं कि अरे आपने बताया सही हो गया। मैंने कहा अच्छा चलो, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। एक और है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी सर, अर्ज कीजिए, इरशाद। तुमने कभी कहा तो नहीं, तुमने कभी कहा तो नहीं, पर हर बार हम सुनते रहे। तुमने कभी कहा तो नहीं, पर हर बार हम सुनते रहे। कौन कहता है कि खामोशियां कुछ बयां नहीं करती। बहुत खूबसूरत सर, आप इसी क्या कहते हैं। इसी तरीके के मेरे छोटे छोटे ख्याल हैं। बड़े भी लिखता हूं, लेकिन छोटे, अभी आपके पास वक्त कम है इसलिए मैं छोटे सुना रहा हूं। एक और सुनाएंगे क्या सर? जी, मैं एक अच्छा निकाला मैंने। सुनाएंगे सर। काश नजरों से जो कहा हमने वो समझा होता। काश नजरों से जो कहा हमने वो समझा होता। यूं लफ्जों में हर बात हमसे बयां नहीं होती। यूं लफ्जों में हमसे हर बात बयां नहीं होती, मतलब मैं कह रहा हूं कि काश नजरों से जो कहा हमने वो समझा होता। यूं लफ्जों में हर बात हमसे बयां नहीं होती। एक और है, एक सुनाता हूं। कलम कलम से एहसासों को यूं बयां न कर। कलम से एहसासों को यूं बयां न कर। ये शौक तो आंखों के हिस्से आने दे। वाह सर, वाह।
कि वाह कलम से क्या सर, बयां कर बहुत रहे हो, एहसास, ये शौक तो ये करामात तो आंखों को करने दो। जी सर। नहीं सर, बहुत ही खूबसूरत आप लिखते हैं सर। सर आप शुक्रिया। ये जो आपका खामोश ख्याल जो आपका पेज है, सर आप प्लीज इसको भी थोड़ा उज्जवल त्रिवेदी का जैसे आगे बढ़ाइए। भाई लोगों को पसंद आएगा, लोग देखेंगे। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, जो उज्जवल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल है, उसी में पीछे अगर आप देखेंगे, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, 2017-18 के टाइम पे शायद मैंने पिछले साल भी कुछ डाले होंगे, ऐसे कुछ 11-12 मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्रॉपर पोइट्री के वीडियोस शूट करके विद म्यूजिक एंड ऑल, मैंने वो डाले थे और कुछ लोगों को पसंद भी आए थे। तो शौक है ओके। अपना, सब शौक है। नहीं सर, बहुत बहुत ही जर्नलिज्म भी खूबसूरत मेरा है। पैशन है, पोइट्री भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, ओशो भी है, सब चल रहा है। बहुत अच्छा सर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और साथ में हमारे यूथ को आप गाइड करते रहिए। बिल्कुल, और वो हमारे बहुत जो जरूरी दर्शक है। हम जुड़े हुए हैं सर, वो उनको मैं बताना चाहूंगी कि उज्जवल त्रिवेदी जी से अभी बहुत से हमारे देशवासी निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि उनका चैनल इतने लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो ओपिनियंस हैं वो बहुत ही परफेक्ट है, आइडियलिस्टिक है, फर्म है। तो बहुत से हमारे देशवासी उनको मैसेजेस भेज रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब देश के जो युवा हैं उनको गाइड करने के लिए अब आप उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप गाइड कीजिए और इस तरह के आप वीडियोस रिलीज कीजिए कि हमारे देश के जो युवा हैं तो वो उनको फॉलो कर सके, वो उनसे एक सही रास्ता पा सके। तो हम भी आपसे यही निवेदन करते हैं उज्जवल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत आके शुक्रिया। हमारे शो की गरिमा बढ़ाई। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। हो गया वंदना जी?